सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी स्वागत और अभिनंदन इसलिए करते हैं कि एक तरफ जहां पूरे देश में मोदी जी के आने के बाद ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, डर फैलाया जा रहा है। राहुल जी, आपके इस न्याय यात्रा से इतने भयभीत होकर ये कायर लोग महागठबंधन के नेताओं को डराना चाहते हैं। कल जब आपकी यात्रा बिहार के सीमा रेखा में प्रवेश की तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को 8-10 घंटे ईडी के दफ्तर में बैठाया जाता है। आज जब तेजस्वी प्रसाद यादव को आपके रैली में शिरकत करना था तो दोनों पुत्रों को, तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज, दोनों पुत्रों को ईडीआई के दफ्तर में आप अभी तक बैठाए हुए हैं। झारखंड में आपकी यात्रा प्रवेश करने वाले हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर को ये लोग डराने, धमकाने और तोड़ने में लगे हुए हैं। कभी हल्ला होता है कि कांग्रेस पार्टी को तोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरी, तो मोदी आपसे भी ये डरने वाला हम लोग नहीं है। हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और अंतिम दम तक, जब तक धमनी में हम लोग का खून है, चैन से आपको बैठने नहीं देंगे और सत्ता से आपको हटाने का काम करेंगे। चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र, नौजवान हो, सब लोग आज आहत है। आपने ऐसा नीति निर्धारण किया है। अभी जब राहुल जी आ रहे थे, किसान और मजदूर दोनों साथ मिलकर न केवल इनका स्वागत किया, बल्कि मां बहनें सभी एक साथ मिलकर गुहार लगा रही थी कि राहुल जी, आप ही से केवल उम्मीद है। अब इस देश में किसी से कोई उम्मीद नहीं बची है। आप ही न्याय दिला सकते हैं, कोई दूसरा न्याय नहीं दिला सकते हैं। इसलिए हम अभिनंदन करते हैं कि आंख में आंख डाल के आज मोदी का मुखालफत कोई करने वाला है देश में, तो हमारा नेता राहुल गांधी है और कोई नहीं है। हम धन्यवाद देते हैं लेफ्ट के साथियों को और महागठबंधन के साथियों को जो पूरे मुस्तैदी से राहुल जी के साथ लड़ने में तन्मयता दिखाते हैं। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहते। हम जानते हैं कि आप राहुल जी को सुनना चाहते हैं। हम 2 मिनट के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आके आपको आशीर्वचन दे। पूरे देश में डर का माहौल है, डराने की कोशिश की जा रही है और आपने देखा कि किस प्रकार से ईडी, आईटी का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन साथियों, जो कहते हैं कि हम 400 पार करेंगे, उनका दावा खोखला है। यदि उनके दावे दम होता तो बिहार में नीतीश बाबू को अपने साथ में नहीं लेते। वो डरे हुए हैं सत्ता खो जाने के लिए। नीतीश बाबू, मैं आया तो यहां गठबंधन में थे, पता चला कि मुख्यमंत्री जी राज्यपाल को इस्तीफा देने जा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के फिर से शपथ लेना है। पूरे देश में एक अकेला प्रदेश बिहार है। अभी कुछ दिनों से विपक्ष बदलता है, मुख्यमंत्री नहीं बदलते। कुर्सी कितनी लालच। बिहार की धरती में जहां उसूलों सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी जाती है, जहां सामाजिक न्याय की एक धरती है, वहां सत्ता परक, कुर्सी से चिपके रहने वाले लोगों को क्या बिहार की जनता बर्दाश्त करे?
धरती अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों की धरती। आज इस मंच में से मैं कहना चाहता हूं कि ईडी आईडी का डर नहीं है। लालू जी को 10 घंटा बिठाए, झारखंड के मुख्यमंत्री को खोल रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 300 FIR हुआ है, 200 तो अभी हुआ है, परसों में आया तक। इतना डराने की कोशिश, ये डरा नहीं रहे हैं, ये खुद डरे हुए हैं और डरे हुए हैं इसलिए डराने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, मैं बहुत ज्यादा देर राहुल जी आपके बीच नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान में सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति है जो आपके मुद्दे, आपकी समस्याओं को आवाज देने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति है जो देश को तोड़ने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पद यात्रा कर रहे हैं और मणिपुर से लेकर मुंबई तक की यात्रा कर रहे हैं। किसके लिए? यह आपके लिए, नौजवानों के लिए, उनके लिए जो खेती में मेहनत करते हैं, ये उनके लिए जो माता बहनों को इज्जत के साथ जीने, सर ऊपर ऊंचा उठा के जीना देना चाहते हैं, ये उनके लिए तो देश में एकता कायम रहे। चाहे कोई परेशानी हो, चाहे पोस्टर फाड़े जा रहे हो, चाहे गाड़ी में पथराव किए जा रहे हो, चाहे FIR किए जा रहे हैं, चाहे परमिशन मिले न मिले, उसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी भारत के सच्चे सपूत आज आपके बीच में आए हैं, देश को जोड़ने के लिए आए हैं, आपको ताकतवर बनाने आए हैं और आपको अपनी शक्ति पहचानने के लिए ललकारने आपके बीच में आए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे साथ जोरदार राहुल जी के नारा लगाएं, राहुल गांधी, राहुल गांधी, जोड़ो जोड़ो। एक साथ सब लोग नारा लगाएंगे, सभी की मुट्ठी आसमान में हो और आप सब नारा लगाएं, राहुल गांधी आगे बढ़े, राहुल गांधी आगे बढ़े, राहुल गांधी आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद। पूरे देश में राज करने के लिए, पूरे देश को संभालने के लिए, चाहे रोजगार का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, आपकी तरफ लोग देख रहे हैं। एक नौजवान है और जब एक नौजवान प्रधानमंत्री देश का होगा तो जाहिर है कि काया पलट जाएगी। बहुत से रोजगार यहाँ आ जाएंगे, बहुत से इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, स्वास्थ्य सेवा सुधर जाएगी, शिक्षा सुधर जाएगी और साथ साथ जो किसानों की दयनीय हालत जो एनडीए सरकार ने कर रखी है, भाजपा की सरकार ने कर रखी है, मैं समझता हूं बहुत जल्द सुधरेगा। वो दिन आने वाला है, वो दिन 2-3 महीने के अंदर आ रहा है। आप लोग बिल्कुल एफिडेविट ले, आप लोग कसम खाए कि हम लोग माननीय राहुल जी को लाएंगे, जल्द से जल्द लाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल आपकी तरफ है। आपने माननीय अखिलेश जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे आपने सुना कि कल हमारे सम्मानित लीडर, हमारे नेता को कल बहुत देर तक, सुबह 11 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ईडी ने बैठाल करके रखा और आज हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी जी को बैठा करके रखा है। आप सोचे, नहीं तो आज वो इस सरजमीन पर होते और भी रुख बेहतर होता। बहरहाल हम वो ख्वाब देख रहे हैं जिस ख्वाब के जरिए शर्मिंदा ताबीर होगा और आप प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता आपके साथ है। महात्मा गांधी के शहादत का दिन है। गांधी जी को तो हम लोग साल भर, हम लोग क्या पूरी दुनिया याद करती है, लेकिन आज के दिन खास तौर पर हम सबको ये याद रखना चाहिए कि आजादी के सिर्फ 6 महीने के अंदर आजादी मिलने के बाद हमारे आजादी के सबसे महान नेता महात्मा गांधी की हत्या किन ताकतों ने, किस विचारधारा ने क्यों किया था। और आज
वही ताकतें हैं जो हिंदुस्तान पर राज कर रही है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज इस समय इस देश को बचाने के लिए हम लोग एकजुट होकर के लड़े। राहुल जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा सबसे पहले की, आपने नफरत के खिलाफ मोहब्बत का संदेश दिया। और अभी हम देख रहे हैं कि 14 तारीख मणिपुर से जो यात्रा शुरू हुई, जहां सबसे ज्यादा इस समय पूरे मणिपुर को बर्बाद किया जा रहा है, हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा रहा है, उस जगह से अपने न्याय के अधिकार की आवाज, हक की आवाज को बुलंद करते हुए आपने यात्रा निकाली। मैं इस यात्रा की संपूर्ण सफलता की कामना करता हूं। इस यात्रा के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मैं यहां मौजूद हूं और हमारे साथी ये यात्रा जहां जहां से गुजरेगी, इस यात्रा के समर्थन में हमारे नेता, हमारे विधायक, हमारे तमाम कार्यकर्ता जरूर आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के लड़ेंगे और यात्रा को सफल बनाने में मदद करेंगे। साथियों, इस पूरे एक ऐसे दौर में आज हम लोग यहां इकट्ठे हैं। हमें पता है कि हिंदुस्तान में हमारे संविधान, हर रोज उस पर हमला हो रहा है, हर पहलू से। संविधान का कोई भी पहलू, अभी 26 तारीख को हमने गणतंत्र दिवस मनाया, 74 साल पूरे हो गए संविधान के। उस संविधान ने जो कहा कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष, एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, संप्रभु गणराज्य होगा, हर पहलू से उस संविधान की लगातार उसकी हत्या की जा रही है। अभी हमने देखा 22 तारीख को राम मंदिर उद्घाटन के नाम पर किस तरह से घालमेल कर दिया गया धर्म और राज्य का। संविधान के मुताबिक हिंदुस्तान के राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य अलग है, धर्म अलग है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि पिछले साल जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ, जो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, एक राजकीय आयोजन होना चाहिए था, जहां हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को होना चाहिए था, वहां राष्ट्रपति नजर नहीं आई। वहां तमिलनाडु से सारे संत पुजारी उनको बुला के लाया गया और एक राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल प्रधानमंत्री को दिया गया। तो जो राजनीतिक आयोजन होना चाहिए था उसको बना दिया गया धार्मिक आयोजन। और अभी मंदिर का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मंदिर बन रहा है, उस आधा अधूरा मंदिर अभी पूरा बना भी नहीं, उसके उद्घाटन के मौके पर उसको एक पूरा राजनीतिक आयोजन बना दिया गया और लगा कि नरेंद्र मोदी अपने पूरे 2024 के चुनाव अभियान की शुरुआत उस अयोध्या से राम के नाम पर कर रहे हैं। तो इस देश में सब कुछ अब उलट पुलट हो रहा है। संविधान को उलट करके अपने सर के बल खड़ा किया जा रहा है। उस संविधान को फिर एक बार पैरों के बल पर खड़ा करते हुए उस संविधान के अंदर जो हमारे साथ ही जो आप न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, आजादी, भाईचारा, बराबरी, जो संविधान ने हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए वादा किया, उसको हासिल करने के लिए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। पूर्णिया के साथियों को जरूर याद है, पिछले साल 25 फरवरी को महागठबंधन की एक बड़ी सभा इसी मैदान पर हुई थी और उस समय नीतीश जी हमारे बीच में थे। 2022 के 9 अगस्त आ गए थे इधर और उन्होंने कहा कि हम इधर ही अब रहेंगे, अब कहां उधर जाएंगे। लेकिन अभी 17 महीने पूरे होते होते नीतीश जी वापस गए। आप जानते हैं कि हम आज राजनीति के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब बड़े बड़े लोग अपने स्वार्थ में छोटे छोटे फायदों के लिए अपनी जमीन का सौदा कर लेते हैं। और हमारे बीच एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ सिद्धांतों की राजनीति करता है, जो राजनीति के माध्यम से लोगों को सिर्फ देने की सोचता है, कभी कुछ खुद के लिए पाने की नहीं। राहुल गांधी जी वर्तमान राजनीति में एक ऐसे नेता है जिन्होंने अपने लिए त्याग, तपस्या
और बलिदान का रास्ता चुना है। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि राहुल जी ने हर एक भारतीय को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने वाले का संकल्प लिया है। साथियों, आज का दिन 2 मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 76वां शहादत दिवस है और दूसरा 2023 में आज ही के दिन श्रीनगर में राहुल गांधी जी ने ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया था। बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है। भगवान बुद्ध को यही ज्ञान मिला, यही महावीर और गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है। ये भूमि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, बाबू जगजीवन राम, जेपी और कर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेता, अनगिनत दिग्गजों से एवं स्वतंत्रता सेनानियों की है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इस भूमि पर मौका परस्ती और लोभ लालच की राजनीति हावी हो गई है। जो बिहार दुनिया को प्रकाश देता था, उसकी पहचान अब आयाराम गयाराम की राजनीतिक प्रयोगशाला बन गई है। चलो शॉल उठाना है तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है, नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। दबाव क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में हमारे गठबंधन ने एक बात जनता के सामने रखी है। इस यात्रा में हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, उनमें से एक न्याय, उसको आप सामाजिक न्याय कह दीजिए, उसको आप हिस्सेदारी कह दीजिए, उसको आप भागीदारी कह दीजिए, उसके बारे में हम काम कर रहे हैं। मैंने पहले भाषणों में कहा है कि इस देश में अलग अलग वर्ग के लोग हैं। पिछड़ी जात के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटी हैं, जनरल कास्ट के लोग हैं। हर समाज में कमजोर लोग हैं। ओबीसी समाज देश का सबसे बड़ा समाज है। मगर अगर मैं आज आपसे पूछूं कि इस देश में ओबीसी समाज की आबादी कितनी है, आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। दे सकते हैं? कोई नहीं जानता। और मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आप देश के किसी भी सेक्टर को देख लो, सरकार की बात करनी है तो मैंने पिछले भाषणों में कहा, जो देश की सरकार को चलाते हैं 90 अफसर हैं, आईएएस के अफसर हैं। 90 में से 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं। और अगर 90 अफसर पूरे के पूरे बजट के बारे में निर्णय लेते हैं
ओबीसी अफसर 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, तो सरकार में ना ओबीसी की, ना दलित की, ना आदिवासी की भागीदारी है। सरकार को छोड़िए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 500 कंपनीज को देख लीजिए, उनकी लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों के नाम पढ़िए, आपको उन नाम में से एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। मीडिया को देख लीजिए, अखबारों को देख लीजिए, टीवी को देख लीजिए, एक मालिक ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग का आपको नहीं मिलेगा। रिपोर्टर मिल जाएंगे, उनको भी कोने में बैठा रखा है, जो उनके दिल में वो बोल नहीं पा रहे हैं, मगर सीनियर मैनेजमेंट में और मालिकों में आपको एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी नहीं मिल सकता। प्राइवेट एजुकेशन के सिस्टम को देख लीजिए, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को देख लीजिए, प्राइवेट अस्पताल देख लीजिए, एक मालिक आपको ओबीसी, दलित, आदिवासी का नहीं मिलेगा। तो मैं सिर्फ यह सवाल पूछ रहा हूं कि अगर हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो यह तो स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के किसी भी सेक्टर में पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है। अब सवाल बनता है, पहला कदम क्या होना चाहिए? किसी को चोट लगती है, पहला काम डॉक्टर कहता है, पैर में चोट लगती है, पहला काम डॉक्टर कहता है ऐसे करो, एक्सरे जाके कर लो। एक्सरे करने के बाद साफ पता लग जाता है कि हड्डी कहां से टूटी है। सही बात? मैं सिर्फ यह कह रहा हूं, कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक एक्सरे हो जाए। एक एक्सरे हो जाए, उसके बाद एमआरआई भी हो सकता है, मगर पहले एक एक्सरे हो जाए कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है, लोगों की गिनती हो जाए। जनरल कास्ट के इतने लोग हैं, उसमें से अमीर इतने हैं, ओबीसी जात के इतने लोग हैं, उसमें से अमीर इतने हैं, गरीब इतने हैं, किसान इतने हैं, मजदूर इतने हैं, भूखे इतने हैं, आदिवासी के इतने लोग हैं, इसमें आदिवासियों में अलग ट्राइब्स के इतने लोग हैं, दलित इतने हैं, इसमें दलितों में ये अलग लोग हैं, ये भूखे मर रहे हैं, ये मजदूरी कर रहे हैं, ये सड़क बना रहे हैं। बस मैं यही कह रहा हूं, सामाजिक न्याय का यही मतलब है, और सामाजिक न्याय का पहला कदम देश का एक्सरे करना है। अब बात समझिए, नीतीश जी कहां फंसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने यह काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ?
अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो, डरते हैं एक्सरे से। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। बीजेपी ये नहीं चाहती। बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता, निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है। नीतीश जी की यहां कोई जरूरत नहीं है। यहां पे हम अपना काम कर लेंगे मिलके। हमारा गठबंधन यहां पे जो करना है कर देगा। यह हुई बात सामाजिक न्याय की। अब मैं आपको आर्थिक न्याय की बात करना चाहता हूं। आपने मुझे अभी वो माला दिया, मखाने वाला माला, उसको लाइए यहां जरा। सुंदर मखाने का माला की माला है। अब ये देखिए, मैं आपको मजेदार बात बताता हूं, इसको यहां लाइए। ये 10 तकरीबन 10 किलो का है, ठीक है? इसको यहां रख दीजिए। ये बिहार के गरीब किसानों का खून पसीना है। सही बात है। ये बिहार के गरीब लोगों ने अपना खून पसीना देकर, घंटों पानी में बैठकर ये हमें दिया है। 10 किलो का है ये। आपको मालूम है ये अमेरिका में कितने का बिकता है? अमेरिका में अगर आप इसको बेचोगे, जो बिक रहा है अमेरिका में, ये बड़ा बिक रहा है आजकल। वहां पे फैशन आ गया है कि मखाना खाएंगे, बिहार का मखाना खाएंगे। सबसे पहले उनको मालूम नहीं है ये मखाना कहां से आता है, पहली बात यह है। मगर मेरा सवाल आपसे, ये 10 किलो की जो माला है, ये अमेरिका में कितने रुपए के लिए बिकेगी? चुप हो गए? मैंने नेट पे देखा, अभी देखा, ये माला 15,000 रुपए के लिए अमेरिका में बिकेगी। 15,000 रुपए 10 किलो के लिए। अब मुझे बताओ, इसमें से 15,000 रुपए में से बिहार के किसान को कितना रुपया मिल रहा है? बिहार का किसान 250 रुपए किलो के बेच रहा है, मतलब 2,500 रुपए 10 किलो के लिए। ये 15,000 रुपए, गलती की मैंने, ये 15,000 रुपए 1 किलो का, मतलब ये माला अमेरिका में 1,50,000 रुपए के लिए जाएगा। गलती कर दी, सॉरी। 1,50,000 लाख रुपए के लिए ये अमेरिका में बिकता है और यहां पे हमारे किसान को 250 रुपए प्रति किलो, 2,500 रुपए 10 किलो के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पैसा जा कहां रहा है? ये जा कहां रहा है? किसके हाथ में जा रहा है? ये किसान के हाथ में तो नहीं जा रहा ना। तो ये देखिए, इसको कहते हैं आर्थिक अन्याय, और ये हर चीज में हो रहा है। जो मैकेनिक गाड़ी बनाता है, जिसने इस माइक्रोफोन को आज सुबह ठीक किया, मोबाइल फोन को जो ठीक करता है, जूते बनाता है, टी शर्ट बनाता है, जो भी हाथ से काम करता है,
साथ हिंदुस्तान में भयंकर अन्याय हो रहा है। इसके बारे में कोई बोल नहीं रहा। मैंने आपको बोला कि 10 किलो की माला अमेरिका में 1,50,000 रुपए के लिए बिक रही है। आप हैरान हो गए। 1,50,000 रुपए ये पड़ा हुआ है हमारे सामने। इसमें से 2-3 हजार रुपए किसान के जेब में जा रहे हैं। क्या ये अन्याय नहीं है? सबसे बड़ा अन्याय है। तो जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि अगर ये 1,50,000 रुपए की माला है तो कम से कम 30-40 हजार रुपए तो किसान के हाथ जाएं।